नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार माध्यम पाठ पढ़ेंगे, जो कि पुस्तक का पहला पाठ है। और हम इस पाठ में ये समझने का प्रयास करेंगे कि संचार क्या है, उसमें जनसंचार क्या है, जनसंचार के माध्यम क्या हैं, संचार की प्रक्रिया क्या होती है। तो इन सब बातों का हम इसमें उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। सबसे पहले इसमें समझना प्रयास करते हैं कि संचार क्या होता है, संचार कहते किसे हैं। क्योंकि संचार जो होता है, इसका सामान्य अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ होता है संचरण। संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो हमें ये समझ में आएगा कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी जब हम अपने किसी विचार को, अपनी कोई भावनाओं को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, प्रकट करने का साधन भाषा होती है, लेकिन वो जो हम एक दूसरे के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं कि मैंने उन्हें कुछ जानकारी दी और उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी, या उसके बदले में अपना फीडबैक दिया, तो ये जो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, ये आदान प्रदान, ये प्रक्रिया जो है वो संचार कहलाती है। ठीक है। संचार शब्द की अगर हम परिभाषा की तरफ जाएं तो हम जान पाएंगे कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। आप समझ सकते हैं, संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वह चर धातु से हुई है। ये देखिए चर धातु, ठीक है, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो जिसका अर्थ क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार है। तो आप देख सकते हैं कि सूचनाओं को हम किस प्रकार पहुंचा सकते हैं, लिखित रूप में, मौखिक रूप में बोल करके, या दृश्य श्रव्य माध्यम। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये दृश्य भी और श्रव्य भी, यानी देखने योग्य भी और सुनने योग्य भी है। तो किसी भी माध्यम द्वारा सफलतापूर्वक पहुंचाते हैं जब हम कोई विचार या अपने जो हमारी सूचना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मैं स्कूल में बैठा हुआ आपको सूचना दे रहा हूँ और आप घर बैठे सूचना को प्राप्त कर रहे हैं सफलतापूर्वक, तो ये क्या है, एक संचार है। और ये संचार जो होता है ये एक इंटरएक्टिव प्रक्रिया होती है। क्या होती है इंटरएक्टिव प्रक्रिया? कि जिसमें सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला दोनों एक्टिव होते हैं, यानी दोनों उसमें अपनी भागीदारी करते हैं। यदि एक भी अपनी भागीदारी ना करे, सूचना देने वाला सूचना ना दे, तो सूचना लेने वाला क्या लेगा? और अगर सूचना देने वाला सूचना दे रहा है लेकिन लेने वाले की इच्छा ही नहीं है, तो सूचना अधूरी रह जाएगी। कहने वाला ये है कि जो संचार है वो जब तक दोनों पक्ष एक्टिव नहीं होंगे, अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक संचार की प्रक्रिया होना संभव नहीं है। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं संचार के प्रकार। तो देखिए इसमें आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। पहली तस्वीर है मौखिक, तो यानी जब हम बोल करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा स्वरूप होता है लिखित, लिखित का अर्थ लिख करके। तीसरा है अंतःव्यक्तिक। अंतःव्यक्तिक का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति स्वयं अपने से ही बात करता है। कई बार जब हम बैठे बैठे सोचते हैं और कुछ मन ही मन में कुछ बोल रहे होते हैं आपस अपने से ही, खुद से ही, तो वो जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? अंतःव्यक्तिक कहलाती है। इसके बाद होती है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का अर्थ होता है जब दो लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए इस एक पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये मौखिक का भी मैंने उदाहरण इसी से दिया और आपको अंतर्वैयक्तिक का भी, यानी जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। इसके बाद देखिए नीचे समूह संचार। एक व्यक्ति एक समूह को गाइड कर रहा है, यानी जब हम किसी एक समूह को
अपनी बात कहते हैं और उस बात पर विचार विमर्श करते हैं, तो ये समूह संचार होता है। जैसे हम अपनी कक्षा में कोई टॉपिक लेकर उस पर डिस्कस करते हैं, तो पूरी कक्षा पूरा समूह होती है और टीचर सामने खड़ा होता है, तो जब हम सब आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं तो ये समूह संचार कहलाता है। और इसके बाद आखिरी होता है जनसंचार। जनसंचार का अर्थ होता है जब जनता के साथ संचार किया जाता है। तो ये संचार कैसे होता है, आपने भी पीछे कुछ दिनों में देखा होगा, या लॉकडाउन वाले टाइम से पहले, कि हमारे निगम पार्षद या हमारे जो विधान परिषद के लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो जगह जगह अपना कैंप जैसा लगाते हैं और वहाँ पर अपने जो वार्ड होता है उनका, जहाँ के लोग उनको वोट देके जिताते हैं, उन लोगों की वो समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं का फिर वो वहाँ पर निदान भी करते हैं। तो इस तरह का जो संचार जनता के बीच वो संपर्क स्थापित करते हैं, उसे हम जनसंचार कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको संचार के कुछ प्रकार जो मैंने आपको बताए समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत इनकी परिभाषाएं थोड़ी सी, जो मैंने आपको अभी समझाया, उसकी थोड़ी परिभाषा पे बात करते हैं, उसकी जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो मौखिक संचार, जब हम अपनी बात बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। तो जब आप ये भी मान सकते हो, जैसे मैं भी बोल करके अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये मौखिक संचार है, ठीक है। अमौखिक संचार, अमौखिक में क्या होता है कि हम मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, जब हम अपनी खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि भावनाएं व्यक्त करते हैं तो उसे अमौखिक संचार कहते हैं। अचानक हम किसी चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर एकदम प्रसन्नता का भाव आ जाता है, हम बोल नहीं रहे होते हैं, कुछ वक्त कई बार हम रो रहे होते हैं, हमारा चेहरा उदास होता है, लोग समझ जाते हैं कोई परेशानी इसके साथ। तो हमने तो नहीं बताया उसे हम परेशान है, लेकिन हमारे चेहरे के हाव भाव उन्हें उसको ये बात समझा दी। तो यानी बिना कुछ बोले भी हम संचार कर सकते हैं। इशारों में बात करना भी इसी के अंतर्गत आता है। आपने इशारा करके किसी को बोल दिया तो वो भी अमौखिक संचार में आता है। आपको याद होगा कविवर बिहारी का वो दोहा, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। कि नायक नायिका जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में उनके परिवार के अन्य लोग भी हैं, तो वे मुंह से बोलकर बात नहीं कर रहे, वो आंखों के इशारों से बात कर रहे हैं। तो ये जो इशारों से बात की गई है ये भी अमौखिक संचार के अंतर्गत आता है। तीसरा था अंतःव्यक्तिक। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम खुद से बातें करते हैं, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो इस संचार को हम अंतःव्यक्तिक संचार कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्व्यक्तिक, ठीक है। और अंतर्व्यक्तिक संचार में अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं, यानी जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करें, लेकिन कैसे करें, आमने सामने, तो इसे हम अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। यह समाचार सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। कारण जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं तो हमारे जो सामाजिक रिश्ते होते हैं वो कच्चे पड़ जाते हैं। अगर हम घर में ही अपने भाई बहनों से बातचीत करना बंद कर दें तो क्या होगा, हम भाई बहनों के बीच का रिश्ता भी कट सा जाएगा। जब हम दो दोस्त आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं तो एक दूसरे के मन में खटास आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है ये अंतर्व्यक्तिक संचार जो होता है, ये करना बहुत ज़रूरी है और ये आप सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इसका जो बेस है ये बहुत मजबूत होना चाहिए। अंतर्व्यक्तिक संचार जो है वो हमारे सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। इसके बाद है समूह संचार। समूह में जैसे मैंने आपको बताया कि इस संचार में एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है और इस संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत के द्वारा हल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये समूह संचार कहलाता है कि जब हम किसी एक समस्या पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और उस पर चर्चा करते हैं तो होता है। जैसे अभी लॉकडाउन बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री की बैठक होती है सारे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, तो ये जो है वो समूह संचार की प्रक्रिया होती है। अंतिम है जनसंचार। जनता के समूह के साथ सीधे संवाद न करके किसी तकनीक का उपयोग करना, यानी आप समझ सकते हैं जैसे अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने लॉकडाउन
के बारे में जनता से राय मांगी थी, स्कूल के बारे में जनता से राय मांगी थी तकनीक के द्वारा कि आप हमें इस नंबर पे फ़ोन करके या इस नंबर पे मैसेज करके या इस पे अपने वीडियो भेज करके ये बताएं कि स्कूल खोलने के बारे में क्या फैसला लिया जाना चाहिए। सीबीएसई ने भी संवाद वो मांगे थे कि भाई सिलेबस को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कम करना चाहिए बच्चों के लिए परेशानी को देखते हुए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडमिशन बहुत लेट हुए, बच्चों के क्लासेस बहुत लेट शुरू हुई। तो सीबीएसई के पास जब पेरेंट्स के सुझाव आए तो ये समझ में आया कि हाँ भाई सिलेबस कम करना चाहिए। तो ये जो संचार हुआ, ये सारा संचार कैसा था, जन संचार। इसमें तकनीक का प्रयोग किया गया और जनता से सीधे संवाद किया गया तकनीक के द्वारा, तो ये जन संचार कहलाता है। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इसके बारे में और जानेंगे, संचार के तत्वों के बारे में जानेंगे, संचार प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो सब हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से।